लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर बोलने से पता है मेरे को एक बेनिफिट रहता है। लेक्चर नंबर बोलने से मेरे को ये पता रहता है कि पहले मैं कितना पढ़ाया हूँ, दूसरे में जैसे आज मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ किडनी तक पढ़ाना है। पहले पढ़ा लिए तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, जो कि होगा नहीं। बाद में पढ़ाए तो लेट तक क्लास लगेगी। ठीक है, आइए तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेटा, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में लेक्चर नंबर 2 में आज हमारा सिर्फ 3 चीज़ों का मोटो है। हम यहाँ पे आज आप लोगों के साथ 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कितना भी टाइम लग जाए उससे मतलब नहीं है। पहला चीज़ हम पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन किडनी। दूसरा हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे ह्यूमन किडनी सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज कि हमारे बॉडी में यूरिया कहाँ बनती है और यूरिया कौन सी प्रोसेस से बनती है। यूरिया जब बन रही थी तो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था कि ये प्रोसेस यूरिया बनाने की होती है। सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी और तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। मतलब ह्यूमन किडनी की जगह ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम ले लो। यहाँ पे हम देखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, फिर यहाँ पे हम देखेंगे ह्यूमन किडनी का ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब बीच से काट के देखेंगे कि टेस्टिस दिखती कैसी है। तो यहाँ पे आ जाएगा ह्यूमन किडनी। आओ तो अपने को इस चैप्टर में इतनी चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूरिया कैसे बनता है। आप सबको पता है कि यूरिया हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि नाइट्रोजन वाले, मतलब कि जो यूरिया होता है हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का वेस्ट होता है। प्रोटीन का वेस्ट क्या होता है? अमोनिया। कार्बोहाइड्रेट का वेस्ट क्या होता है? CO2। और ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? लीवर में, और बन जाता है यूरिया। समझ गए? यहाँ बन जाएगा यूरिया। उसके बाद ये यूरिया को हम किस सिस्टम से बाहर निकालेंगे और यूरिया का फिल्ट्रेशन कैसा होगा, हम तीनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरिया फॉर्मेशन। हम देखेंगे सबसे पहले यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिया का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है? यूरिया का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है? लीवर। कहाँ होता है? अभी पढ़ाई किडनी। यूरिया फॉर्मेशन हमारी बॉडी के कहाँ होता है? लिवर में। क्या होता है समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अपन ने खाना खाया बेटा, अपन ने क्या किया, पूरा चीज देखेंगे आज, पूरा डिटेल से देखेंगे। ये मानिए कि अपन ने खाना खाया, हमने यहाँ से लिया फूड। फूड में हमारे दो चीज़ कवर था। एक कवर था प्रोटीन और एक कवर था कार्बोहाइड्रेट। ये वाले डायग्राम आपको कॉपी में बनाने हैं। जितने डायग्राम यहाँ बनेंगे आपको सारे डायग्राम कॉपी में बनाने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जैसे आपने ये दोनों को बनाओगे तो अब ये जैसे यहाँ पे बक्कल कैविटी में जाएगा, बक्कल कैविटी में इसका स्टार्ट हो जाता है ब्रेक डाउन। जैसे अपन चावल या रोटी खाते हैं तो उसको चबाते हैं ना, तो उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है, तो डाइजेस्टेड फूड ये
ओइसोफेगस या हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में ये हमारा जो फूड जाता है ना, इसका होता है एब्जॉर्प्शन, और ये यहाँ से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके कहाँ चले जाते हैं? मतलब हमारे ब्लड सेल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ब्लड सेल में। इस ब्लड सेल में दो चीज़ें हैं, प्रोटीन से बन गया था अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट से बन गया था कार्बोहाइड्रेट से बन गया था कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों चीज़ें कहाँ पे? हमारे ब्लड सेल में चला जाता है। ये ब्लड सेल से अब ये कहाँ जाता है? ब्लड सेल से ये चला जाता है लिवर में। हाँ, नहीं आ समझ में? ठीक है, रुको। अपन ने खाना खाया, खाना कहाँ जाता है? मुंह में। मुंह में खाने को होता है डाइजेशन, और डाइजेस्ट होके खाना चला जाता है अपने हार्ट में। कहाँ जाता है खाना? पेट में। पक्का? पेट में चला जाता है। पेट में छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से जो खाना था तो वहीं रह जाता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है? एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिल जाता है। हेलो, अब ब्लड से कहाँ चला जाता है? लिवर में। तो ब्लड, ये ब्लड से कहाँ चला जाएगा? लिवर में। ये कहाँ चला जाता है? लिवर में। अब लिवर में इन दोनों का लिवर में एक साइकिल चलती है, जिस साइकिल का नाम होता है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। इसी साइकिल का एक और नाम है ऑर्निथीन साइकिल। इस साइकिल के थ्रू जो ये हमारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आया है ना, तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में। समझ गए? तो ये हमारा ये वाला जो प्रोसेस होता है, मतलब एक्चुअल में देखो, हमने खाया था प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, हमको मिला क्या? यूरिया। मतलब कि ये बीच में इतनी स्टेप तो हुई हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ ये वाला स्टेप है। क्लियर? तो हम देखो, प्रोटीन खाए, कार्बोहाइड्रेट खाए, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया कैसे लीवर तक पहुंचा? क्लियर हुआ? कैसे लीवर तक पहुंचा? हमने खाना खाया, खाना गया पेट में, पेट से एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया, ब्लड से कहाँ चला गया? लिवर में। पक्का ना? ब्लड से लिवर में कौन चला गया? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। यदि ब्लड में, मतलब यदि लीवर में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लंबे टाइम तक रुकेंगे ना, तो लीवर खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? कौन बताएगा? क्योंकि अमोनिया पॉइजनस नेचर होता है। लंबे टाइम तक यदि हमारे लीवर में अमोनिया रहेगा तो लीवर को निपटा देगा। समझ गए? तो लीवर ना निपटे, इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, एक साइकिल होता है, उसको हम समझेंगे। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। इतना सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। अब ये समझो कि ये अपना पूरा का पूरा जो बोर्ड है, अपना पूरा का पूरा बोर्ड लिवर है, और ये पूरी साइकिल कहाँ चल रही है? लिवर में चल रही है। मतलब हम बात करें ऑर्निथीन साइकिल। किसकी बात करेंगे? ऑर्निथीन साइकिल का। सबको यही याद करके जाना है। ऑर्निथीन साइकिल क्या होगी? सबसे पहले लिवर, नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन यही है। नीट वाले बस यहीं तक रुक जाते हैं कि ऑर्निथीन साइकिल में जो यूरिया फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में कहाँ होता है। अब पहला ऑप्शन देते हैं किडनी। हम लोग भी वही लगाएंगे किडनी, क्योंकि हमारे दिमाग में जैसे यूरिनेशन यूरिया आता है, फटाक से क्या जाता है? किडनी। सेकेंड ऑप्शन वो देंगे यूरिनरी ब्लैडर। बच्चा थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, चलो किडनी नहीं तो यूरिनरी ब्लैडर तो हो ही सकता है, वो टिक किया। थर्ड ऑप्शन क्या देता है? लीवर। अरे लीवर ग्लैंड में कहाँ होता होगा? समझ गए ना?
तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद जैसे आपको देखो यहाँ पे CO2 और अमोनिया, यदि अब मैं कभी पूछूंगा कि लीवर में ये दोनों कहाँ से आए तो सब बता दोगे ना। खाने में हमको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, डाइजेशन होके वो क्या बनाया, ये और ये अमोनिया बनाया प्रोटीन और ये बनाया कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे आ गए लीवर में। जैसे ये दोनों भाई साहब लीवर में आते हैं तो हमारे लीवर में एक एंजाइम होता है, लीवर में एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस एंजाइम। आपके बुक में CP एंजाइम लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है, CP एंजाइम, मतलब कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम। क्लियर हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में रिएक्शन करके एक अलग कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट। क्या बोलेंगे उसको, ये बनाता है कार्बामाइल फॉस्फेट। अब कार्बामाइल फॉस्फेट, ये पूरी प्रोसेस लीवर में हो रही है। मैंने बोला था ये मैंने भले यहाँ पे अलग से बनाया हूँ लेकिन ये पूरा का पूरा बोर्ड क्या है, लीवर है। क्लियर। तो कार्बामाइल फॉस्फेट, लीवर के बारे में एक चीज और तुम लोगों को बता दूं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है लीवर, जो बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करती है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यदि हम लोगों का जैसे डाइजेशन वगैरह खराब होता है तो लीवर खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जो भी लोग मतलब नशा वगैरह करते हैं, दारू मारू ये सब पीते हैं ना, उनके भी लीवर खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। हमारा जो लीवर है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है हमारे डाइजेशन में। अल्कोहल एक्चुअल में क्या होता है कि वो हमारा बहुत सारा बेसिक टाइप का कुछ होता है जो हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ना, उनसे बॉन्ड बना के उनको डैमेज करता जाता है, उनको मारता जाता है। इसीलिए इस डिसीज को हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं, सिरोसिस मतलब होता है लीवर की सेल को मारते रहना थोड़ा थोड़ा। समझ गए। आओ अब कार्बामाइल फॉस्फेट जो होता है ना बेटा, ये बनाता है सिट्रुलिन। क्या बनाता है, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन आगे चल के बनाता है सक्सिनिक थोड़ा छोटा आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। सिट्रुलिन क्या बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाता है आर्जिनिन। क्या बनाता है, आर्जिनिन। आर्जिनिन हमारा बनाता है क्या, ऑर्निथीन। क्या बनाता है, ऑर्निथीन। ऑर्निथीन हमारा जो होता है फिर से कहाँ चला जाता है, ये यहाँ पे। जो ये वाली प्रोसेस है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे। अब फिर ये हमारा फिर से क्या बनाया, सिट्रुलिन। क्या बनाया फिर से, सिट्रुलिन। तो आपको देखो कितना प्यारा है, ज़्यादा बिल्कुल टफ नहीं है। आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बामाइल फॉस्फेट। क्या बनाता है, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, काव। याद रख सकते हो, काव। कार्बामाइल फॉस्फेट, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनिन, ऑर्निथीन। सिर्फ 4 वर्ड हैं, बोलिए। कार्बामाइल फॉस्फेट, सॉरी सिट्रुलिन, सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनिन और ऑर्निथीन। याद रह जाएगा। अब सुनो क्या होता है, जब ये आर्जिनिन जब ऑर्निथीन बना रहा होता है ना, तो इस वाले स्टेप में यहाँ पे जो वाटर और यूरिया था, ये यहाँ से इस साइकिल से बाहर निकल जाता है। देखो अपन कंटिन्यू प्रोटीन खाते रहते हैं, कंटिन्यू कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है। तो यदि यहाँ से यूरिया और वाटर बाहर नहीं निकलेगा तो ये साइकिल चलने का क्या मतलब है। इस साइकिल का रोल ही है यूरिया बनाना।
बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इस साइकिल में कौन सी स्टेप में यूरिया बाहर निकलता है, तो कौन सी स्टेप में यूरिया बाहर निकलेगा, ये वाला, जब आर्जिनिन से क्या बनेगा, ऑर्निथीन। आपको ये 4 चीजें याद रखना है, मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। याद रह जाएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा। ये ब्लड में ही मिक्स हो जाता है अलग से, मतलब बन जाता है, पहले ब्लड में ये केमिकल होते हैं, ये ब्लड में ही मिक्स हो जाता है, ये ब्लड के थ्रू चला जाता है किडनी में, फिर किडनी में वो ब्लड से अलग होता है। कैसे अलग होता है अभी मैं आज ही पढ़ूंगा, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, किडनी में। तो अब हम इसके बाद ह्यूमन की किडनी पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सबको याद होनी चाहिए। क्लियर? लीवर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जो कि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। डन हुआ इतना? कोई डाउट इतने में? कोई डाउट नहीं है। कार्बोमाइल फॉस्फेट होता है वो सिट्रुलिन बनाता है, सिट्रुलिन बनाता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाता है आर्जिनिन, आर्जिनिन बनाता है ऑर्निथीन। जब आर्जिनिन से ऑर्निथीन बन रहा था उसी टाइम पे यूरिया और वाटर बाहर निकल था। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है लिवर में हो रही थी, और इस प्रोसेस को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है क्रेब्स। क्या? क्रेब्स। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। नॉर्मली आपको दोनों नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ऑर्निथीन साइकिल भी पूछा जा सकता है, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी पूछा जा सकता है, दोनों का सेम है। याद हुआ? पक्का बोलो। 2 सेकंड का टाइम दिया। चलो देखो, एक बार वो जो अभी अपन लोगों ने पढ़ा ना, वो एकदम उसका बेसिक था, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेक डाउन होता है तो वेस्ट मटेरियल, सॉरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है तो वेस्ट मटेरियल निकलता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लीवर में जाता है। लीवर में एक एंजाइम होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम क्या बनाता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाता है सिट्रुलिन, सिट्रुलिन बनाता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाता है आर्जिनिन, आर्जिनिन बनाता है ऑर्निथीन, ऑर्निथीन फिर से यहाँ पे चला जाता है, एक साइकिल कंप्लीट होती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथीन साइकिल। क्या बोलेंगे? ऑर्निथीन साइकिल जो था, ऑर्निथीन साइकिल जो था किसने दिया था, क्रेब्स हैंसलेट। किसने दिया था? क्रेब्स हैंसलेट ने साइकिल दिया था, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना डीप में, हालांकि इतना जरूरत नहीं है, फिर भी एक देख लो। आर्जिनेज भी यहाँ होता है, यहाँ आर्जिनेज होता है। अब क्या होगा समझना, जैसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोमाइल सिंथेटेज एंजाइम जब मिलता है ना, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनको कुछ एनर्जी भी चाहिए होता है। उस टाइम पे ये एटीपी एनर्जी यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं एटीपी फॉर्म में, और बनाते हैं 2 एडीपी, मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जैसे यूज होता है ना, तो बनाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ ट्राई था, यहाँ डाई था, मतलब एक मॉलिक्यूल एटीपी का इसको ये बनाने में यूज हो गया। क्योंकि हमारी बॉडी में देखो रिएक्शंस होंगी, रिएक्शंस होंगी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एटीपी, जो कि एनर्जी यूज करेगा। अब बन गया कार्बोमाइल फॉस्फेट। समझना, कार्बोमाइल फॉस्फेट जो था इसके प्रेजेंस में ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज, ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाएगा सिट्रुलिन। क्या बनाएगा? बहुत इजी है, ये दोनों इसके प्रेजेंस में ये बनाए, ये जो है इसके प्रेजेंस में ये बनाया, जो ये है इन दोनों के प्रेजेंस में ये बनाया, जो ये है इसके प्रेजेंस में ये बनाया, जो ये है इसके प्रेजेंस में ये बनाया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी एनर्जी के बंडल्स होते हैं। नहीं पढ़े हो? 10th में पढ़े होगे ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अरे नहीं पढ़ा? अच्छा, फिर पेपर भी नहीं दिया था। मतलब समझ लो, ऐसे वो बंडल देखे हो, बंडल, वो पार्ले जी का 2.5 रुपये वाला बंडल छोटा सा होता है, ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी में बंडल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स टाइप के। उन बंडल्स में एक एटीपी होता है, कुछ केमिकल होता है, वो एनर्जी अपने पास रखता है, जिसको बोलते हैं एटीपी।
वो उसी का छोटा बहन है। एडिनोसिन ट्राई, एडिनोसिन डाई, इससे भी छोटा एडिनोसिन एएनपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। समझ गए? ठीक है, जो समझ में नहीं आए पूछ लो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट क्रेब्स साइकिल होता है कि हमारा अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बेमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रोसेस में बनाता है कार्बेमाइल फॉस्फेट। यहाँ पे ऑर्निथीन कार्बेमाइल ट्रांसफरेज, ऑर्निथीन कार्बेमाइल ट्रांसफरेज और यहाँ से ऑर्निथीन, ये दोनों यहाँ पे मिल के बनाते हैं सिट्टुलिन। सिट्टुलिन में एस्पार्टिक एसिड और आर्जिनोसक्सिनिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम के प्रोसेस में बनाता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। क्या बनाता है? आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो होता है आर्जिनोसक्सिनेज लेता है और फ्यूमरिक एसिड बाहर निकाल के बना देता है ऑर्जिनिन। क्या बना देता है? जैसे आर्जिनिन को आप आर्जिनेज एंजाइम देते हो तो ये यूरिया बाहर निकालेगा, पानी बाहर निकालेगा और बना देगा ऑर्निथीन, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। आपके एग्जाम में यदि आती है, आप सिर्फ इतना बोल दोगे ना, कितना? कार्बेमाइल फॉस्फेट, सिट्टुलिन, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनिन, ऑर्निथीन, पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो मैंने पहले बताया था वहाँ भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये थोड़ा सा डीप हो गया है, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते एनसीईआरटी में नहीं दिया, छोड़ सकते हो। मैं क्या करूँ, ना चाहते हुए भी जूलॉजी में कुछ निकल ही जाता है, समझ गए? तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब सुनो ना मेरी बात, ये यूरिया और पानी दोनों मिक्स है अभी ब्लड में। किस में मिक्स है? क्या होता है ब्लड का कलर? सही सही बताना एक ही बार में। ये बोल रही है रेड, और कोई? ब्लड का कलर क्या होता है? तुम बताओ। सबका रेड? तुम्हारा? ठीक है, सुनो, ये जो ब्लड है, अरे सुन तो लो, तुम लोगों के अकॉर्डिंग ये जो ब्लड, ये जो यूरिया और पानी है कहाँ मिल गया? ब्लड में। अब नया क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ब्लड? ब्लड खाने में उसका ब्लड का टेस्ट कैसा रहता है? कोई बताएगा? मतलब उस ब्लड में यूरिया भी मिला है, पानी में मिला है, तो यूरिया जैसे होगा टेस्ट। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, कोई बोलो? NH2CO NH2। ये क्या है? एसिड की बेस। अभी नहीं पढ़े सर, छोड़ दो, है ना? ये क्या होगा? बेसिक नेचर होगा इसका, जबरदस्ती एसिड। कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। इसीलिए हम लोग जब अपने को चोट लगती है ना, जब अपन ब्लड टेस्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, मेरे चोट लगती है तो अपने आप हाथ चला ही जाता है मुंह में, है ना? तो ब्लड का टेस्ट हल्का नमकीन जैसे होता है। कैसा रहता है? नमकीन जैसे होता है। तो यहाँ से आप, क्योंकि ब्लड में ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। क्लियर हुआ? चलिए, ये आगे अच्छे से आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, गौरी आगे बढ़ जाऊँ। एक बार और पूछ रहा हूँ, मैं पूछूंगा फिर से, ना आया तो बता दो अभी। हाँ हाँ हाँ, सब याद करना। क्या शॉर्ट वाला? जो बच्चे मतलब गधे टाइप के हैं वो शॉर्ट वाला कर ले, जो अच्छे पढ़ने में वो पूरा कर सकते हैं। किसका? क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। बढ़ गया? बढ़ गया? हाँ आ गया। सुनिए, मैं ये कल भी बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, हाँ, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, किडनी हम पहला इसका कलर कैसा होता है? डार्क रेड। साइज इतना होता है, मतलब 10x5x4, वेट इतने ग्राम होता है। पोजीशन फ्लोटिंग रिब्स के पास होती है, और ओरिजिन मीजोरम होता है। मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन होता है किडनी, कुछ स्किन, लंग्स और लिवर भी कुछ क्वांटिटी में कर सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी पोजीशन मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज सिर्फ कुछ सेकंड लगेगा। तो देखिए, ये वाली बेटा फ्लोटिंग रिब्स होती है। मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में 12 रिब्स होती हैं। लास्ट की 11th एंड 12th नंबर जो रिब्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, यहीं पे ये किडनी है लाला, ये किडनी है, ये किडनी है, ये समझ गए? किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड, जो एक हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन, जिसके 3 काम होते हैं। बताइए, ट्रिपल एफ, फाइट, फ्लाइट और फियर। चलो
यहाँ से एक पाइप आती है और ये पाइप कहाँ जाती है, सीधे सूसू घर में जाती है और यहाँ पे एक टाइम तक ये रुकती है, उसके बाद ऐसे छोटे बच्चे क्यों करते हैं? लेकिन मैंने मम्मी से पूछा था एक बार, तो मेरे घर में छोटे छोटे तो बच्चे, तो मम्मी से पूछा ऐसे क्यों करते हैं, तो बोले जब ऐसे करते हैं तो बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ सिग्नल मिल गया है अब ये डायग्राम है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर? देखिए सबसे पहले बेटा ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है क्या, राइट किडनी। ये क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला मतलब कि हो जाएगा हमारी लेफ्ट किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, और ये हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया यूरेटर। आज अपने को पूरा इसी को डिटेल से पढ़ना है। इसकी पोजीशन पता चल गया, इनका साइज पता चल गया, इनका वेट पता चल गया, सारी चीज़ें पता चल गई इसके बारे में, है ना। वेट 150 to 170 ग्राम। चलिए अब देखिए बेटा, आपके एग्जाम में यदि ऐसा आता है थ्योरी लिखने के लिए कि व्हाट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी दोनों अलग अलग है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका पूरा एक्सक्रीशन बनाना पड़ेगा, और यदि किडनी आता है तो सिर्फ एक किडनी बनानी पड़ेगी। यदि किडनी आता है तो सिर्फ ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन यदि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है तो इसके पहले वाला पूरा बनाना पड़ेगा। हाँ, जो मतलब पूरा वाला ये और ये है ना, ये पूरा बनाना पड़ेगा यदि क्या आएगा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यदि किडनी आएगा तो सिर्फ ये वाला है। क्लियर? अपने दिमाग में रखो, क्योंकि बचपन में कभी कभी डाउट होता था। आइए तो हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर ऑल्सो टर्म एज ऑर्गन ऑफ द होम्योस्टेसिस। द मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन इन द ह्यूमन इज किडनी, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्किन, लिवर, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे वर्ड आया होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना। कैसे? यूरिया ज़्यादा हो गई तो बाहर निकाल दो, हमारी बॉडी में H+ आयन ज़्यादा है, एसिडिक नेचर ज़्यादा है, बाहर निकाल दो, एसिडिक नेचर कम है, H+ आयन दे दो। मतलब हमारे बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने की जो प्रोसेस होती है वो होती है होम्योस्टेसिस। अब ये आगे आएगा, हम इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देंगे अलग से। क्लियर हुआ? उसके बाद यदि हम बात करें, 2 किडनी दे आर ब्लड सप्लाई, 2 किडनी को ब्लड सप्लाई किया जाता है। अ पेयर ऑफ यूरेटर, 2 यूरेटर भी होते हैं, 2 किडनी भी थी, 2 यूरेटर भी थे। यूरिनरी ब्लैडर एक ही था, यूरेथ्रा एक ही था, किडनी 2 थी। अब आ गया यहाँ पे थोड़ी सी किडनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो पहले आप लोग किडनी का डायग्राम पढ़ोगे, फिर इसका बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ोगे। पहले किडनी का हम डायग्राम पढ़ेंगे। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ कल हवा हवाई में सिखाया था, कल भी सिखाया था हवा हवाई में, लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें भूलती हैं बहुत बार, उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए तो अभी हमारा जो है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर से अपन पूरा अलग अलग देखेंगे, अभी हमने नहीं बनाते, यहाँ पे डायग्राम देगा तो उसके अंदर की कोई चीज़ अपने को दिख नहीं रही थी, अब दिखेंगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इन दोनों में कोई डिफरेंस पता चला? ये ऊपर है थोड़ी, ये थोड़ी नीचे है। मतलब जो लेफ्ट वाली किडनी होती है राइट वाली किडनी से 2 से 2.5 सेंटीमीटर नीचे होती है। क्लियर? पहला नीचे होती है, राइट, ये वाली जो थोड़ी ऊपर है ये नीचे है। राइट वाली जो किडनी है अब सुनिए, यहां से क्या होगा बेटा पता है? यहां से ऐसे 2 पाइपें आएंगी, ये, और सुनिए एक यहां से ब्लू कलर की पाइप आएगी, एक यहां से रेड कलर की पाइप आएगी। जो ब्लू कलर वाली होगी इसको हम बोलेंगे रीनल वेन, रेड कलर वाली को बोलेंगे रीनल आर्टरी। समझ गए?
अब ये दोनों कहाँ जाती है? किडनी में एक ब्लड लेके जाती है, एक ब्लड लेके बाहर निकलती है। रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड लेके जाएगी, रीनल वेन किडनी से ब्लड लेके बाहर जाएगी, इम्प्योर ब्लड बाहर ले जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये किडनी वाला पार्ट है, यहाँ पे जो यहाँ से ब्लड के थ्रू, मैंने बोला था, आप याद करो, मैंने बोला था कि ब्लड में दो चीज मिलके आता था, वाटर और यूरिया। मेन कहानी तो यहाँ पे है कि किडनी के पास ऐसी फैसिलिटीज होती है कि जो ब्लड से यूरिया और पानी को अलग कर लेता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। ब्लड में, मतलब किडनी के पास ऐसी कैपेसिटी होती है, किडनी में हमने ब्लड दिया, मान लो ये किडनी है, इसको हमने एक पाइप से ब्लड दिया और दूसरे पाइप से, मतलब ऐसा मान लो ये किडनी है, हमने एक पाइप से यहाँ से इसको क्या दिया? ब्लड। इस वाले ब्लड में क्या था? यूरिया और वाटर। किडनी में ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ था कि यहाँ से मान लो दो पाइपें निकली, एक पाइप सिर्फ ब्लड लेके निकली और दूसरे वाले पाइप में यूरिया और पानी निकल गया अलग से। यहाँ पे दोनों मिक्सअप था, लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग निकल गया। यूरिया और पानी ये हमारा चला जाएगा सूसू घर में, और ये चला जाएगा रिटर्न ब्लड से रीनल वेन के थ्रू, फिर से वही लंग्स में, और काम शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो ये किडनी के पास स्पेशल क्वालिटी होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। अब यहां से क्या होगा? यहां से बनेगा ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में ये जो यूरेथ्रा वाली पाइपें आती है ना बेटा, इनका पता है, इनका जो होल होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसा। पूछो क्यों? मतलब इनकी पाइपें कुछ ऐसी होती हैं। देखो जैसे यहाँ से क्या भरा इनमें, मतलब कि इनमें मान लो यूरिया और पानी, दो चीज भर रहा है। और जब ये भर रहा होता है ना, तो जो स्टार्टिंग में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनका जो ये पाइप का जो गेट होता है, ये बहुत कमजोर होता है। समझ गए? उनका ये भरा, उनको नहीं पता होता कि रोकना भी है। समझ गए? और अपन लोगों में क्या होता है, ये जो एक्सपिंटर होते हैं, एक्चुअल में हम इसको बोलेंगे स्फिंक्टर, इसको हम बोलेंगे एक्सपिंटर। अभी ये एक्सपिंटर बंद है, जब एक्सपिंटर बंद है तो ये वाला देखो, ये पूरा का पूरा अभी भर रहा है। समझना, ये पूरा का पूरा अभी भर रहा है। जब इसकी कैपेसिटी हो गई, मान लो कि हमने मान के चलते हैं 300 ml, ये 300 ml भर चुका होता है, तो अब ये जब किसी में आप जबरदस्ती भरोगे तो रिटर्न प्रेशर भी तो लगेगा। यदि ये पाइप सिंपल ऐसी है तो रिटर्न प्रेशर लगेगा तो ऊपर नहीं जाने लगेगा। हेलो, नहीं समझ में आया? यदि किसी पानी में सिंपल पाइप डूबी हुई है तो पानी सीधे ऊपर जाने लगेगा, लेकिन यदि इसी पाइप को आप ऐसे टेढ़ा कर दो, ऐसे इसका मुंह टेढ़ा कर दो, तो जो पानी रिटर्न जाएगा तो यहीं के यहीं रुक जाएगा, नहीं जा पाएगा। समझ गए? इसीलिए ये थोड़ा सा टिल्टेड रहते हैं। थोड़ा सा कैसे रहते हैं? थोड़ा सा टिल्ट, यानी थोड़ा सा टेढ़े रहते हैं ये। इसके बाद इसकी जहां पे यूरिन भरता है, इसका नाम तो बता दिया था ना मैंने, यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में अंदर देखो एक मसल्स इसको कवर करती है, एक मसल्स इसको कवर करती है, जिस मसल्स का नाम क्या है? डिट्राइटस मसल्स। डिट्राइटस मसल्स के अंदर इस तरह से एक लेयर होती है जिसको हम बोल रहे थे क्या? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या बोल रहे थे? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। वंश, क्या काम होता है स्ट्रेच रिसेप्टर का? क्या करती है? ज्ञान देती है कि फुल हो गया। हाँ,
जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा यूरिन भर गया ना, तो कौन बताएगा अपने को कि ये भर गया है? तो अंदर एक लेयर होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि अपने को ये बताता है कि इसकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। यदि मान लो इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई और अपने को ऐसा कंडीशन सही नहीं है कि, तो उस टाइम पे क्या होगा, इसमें प्रेशर लगेगा। कहाँ प्रेशर लगेगा? बाहर के अंदर है, ऐसे हाँ, मतलब इसके अंदर से प्रेशर लगेगा, यहाँ से ऐसे कुछ प्रेशर लगेगा, यहाँ से ऐसे यहाँ पे प्रेशर लगेगा। अब भरोसा मानो ये जब प्रेशर लगेगा ना, तो इसकी वॉल पे मतलब झटका लगेगा, और जब वॉल पे झटका लगेगा तो ये टूटने का डर है, तो ये ब्रेक ना हो, ये टूटे नहीं, इसीलिए इसको एक मसल्स कवर करती है, जिसको हम बोलते हैं डेट्राइटस मसल्स। मतलब डेट्राइटस मसल्स जो होती है यूरिनरी ब्लैडर को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। और ऐसा हो जाता है कई बार, ये कोई नई बात नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है। ब्लैडर में एक अंदर गेट है जिसको हम बोलेंगे इंटरनल एस्फिंक्टर। क्या बोलेंगे? एक यहाँ पे गेट है जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एस्फिंक्टर। ठीक है। अब जो इंटरनल और एक्सटर्नल एस्फिंक्टर होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वॉलेंट्री। क्या होते हैं? और ये वाला जो डेट्राइटस मसल्स होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। मतलब कि यदि ये भरेगा तो यहाँ प्रेशर तो लगेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। यदि हम चाहें कि ये प्रेशर ना लगे तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो बाहर कब निकलेगा वो हमारे कंट्रोल में है। बस मेल और फीमेल में क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेंसिक वो एक्सफिंक्टर के बीच में मेल में यहाँ पे कुछ गैप होता है जो होता है प्रोस्टेट। क्या होता है? और ये फीमेल में एब्सेंट होता है, क्योंकि मेल में पेनिस का साइज होता है, पेनिस के साइज की वजह से इसका साइज बढ़ जाता है, बट फीमेल में ये एब्सेंट होता है, फीमेल में नहीं होता। तो या तो फीमेल में होता तो है लेकिन इनएक्टिव रहता है, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर्म में रहता है, इस वजह से ये यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे क्या? प्रोस्टेट। और सुनो, फिर फीमेल में ये एक्सफिंक्टर, अब सुनो ना, यदि आप इतना और इतना पार्ट हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये नज़दीक हो गए ना, तो वहाँ पे गैप ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पे ज़्यादा गैप होता है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा होता है पेनाइल मिएटस। पेनाइल मिएटस ये हम सब 12th में और अच्छे से पढ़ेंगे। पेनाइल मिएटस मतलब जहाँ से यूरिन बाहर निकलती है, समझ गए?